आज की हमारी चर्चा एक ऐसी महामारी के बारे में है जो किसी वायरस से नहीं फैलती। ये फैलती है हमारे दिमाग से। इसका नाम है मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की बीमारी। बिल्कुल। सुकरात ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक ताकत को ना देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। वाह! आज हम इसी सोच की थोड़ी पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग बस जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी पूरी क्षमता को बिना पहचाने। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हम डेविड गॉगिन्स के अविश्वसनीय अनुभवों को देखेंगे, फ्रेडरिक नीत्शे के दर्शन को समझेंगे और न्यूरोसाइंस की दुनिया में भी उतरेंगे। जी हाँ, न्यूरोसाइंस। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो औसतपन है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और वो कौन सी एक आदत है जो किसी की भी पहचान को पूरी तरह बदल सकती है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं होंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का मनोविज्ञान और विज्ञान समझने की कोशिश है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिन्स के ऑफिस में आए एक 25 साल के लड़के से। वो कई आम समस्याओं से परेशान था। वजन कम नहीं हो रहा, करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसी दिक्कतें आजकल बहुत से युवाओं को होती हैं। बिल्कुल। तो उसने गॉगिन्स से सलाह मांगी। गॉगिन्स ने उससे कुछ सवाल किए और कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में उसकी असल समस्या पहचान ली। और वो समस्या उसका वजन या करियर नहीं थी। नहीं, समस्या थी उसकी आदत। एक पैटर्न था। कैसा पैटर्न? कि जब भी कोई चीज थोड़ी सी भी मुश्किल होती, वो रास्ता बदल लेता। जब भी थोड़ा दर्द होता, वो पीछे हट जाता। अच्छा। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास ही खत्म हो गया था। ये कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। समाज हमें आराम खोजना सिखाता है ना? बिल्कुल। बस उतना पढ़ो कि पास हो जाओ, ऐसी नौकरी ढूंढो जहाँ सुकून हो, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमने आराम को अपना भगवान बना लिया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य काम करता है। कुछ विशेषज्ञ इसे द फ्रॉग ब्रेन बायस कहते हैं। फ्रॉग ब्रेन मतलब मेंढक का दिमाग। ये थोड़ा अजीब नाम है। हाँ, मैं समझाता हूँ। हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है और इसका सिर्फ एक काम है। क्या? हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। बस। ये महान बनने के लिए नहीं बना है। अच्छा। इसे फ्रॉग ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंढक का दिमाग बहुत प्राचीन होता है। उसका काम है खतरा देखना और भागना। हमारा लिम्बिक सिस्टम भी ठीक ऐसे ही काम करता है। तत्काल आराम खोजो और मुश्किल से बचो। तो जब कोई सुबह 4 बजे उठने का अलार्म लगाता है तो यही फ्रॉग ब्रेन फुसफुसाता है, सो जा, बाहर ठंड है, आराम कर। ये आलस नहीं है। ये आलस नहीं है, ये बस हमारी बायोलॉजी की गुलामी है और औसतपन इसी गुलामी का दूसरा नाम है। लेकिन एक सवाल है, क्या आराम की भी अपनी जगह नहीं है? हर वक्त संघर्ष, क्या ये रास्ता बर्नआउट की तरफ नहीं ले जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आराम और औसतपन में एक महीन रेखा है। आराम का मतलब है रेस्टोरेशन, यानी शरीर और दिमाग को ठीक होने का समय देना। ये जरूरी है। लेकिन औसतपन आता है कंफर्ट से, यानी जानबूझकर हर चुनौती से बचना। और इस भावना से बचने के लिए लोग अक्सर अपने आसपास कमजोर लोगों को इकट्ठा करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उन औसत लोगों के बीच वे सर्वश्रेष्ठ दिखें और उनका अहंकार, उनका ईगो सुरक्षित रहे। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी हम खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए अपना दायरा ही छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, वो बनो जो तुम असल में हो। Become who you are। और वो असली रूप आराम के मखमल में नहीं मिलता, वो संघर्ष की आग में ही मिलता है। और ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है ना? अब तो इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन। हाँ, उन्होंने हाल ही में एक खोज की है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ओके। और रिसर्च में जो पाया गया वो हैरान करने वाला है। क्या मिला? जो लोग आलसी होते हैं या मोटापे से ग्रस्त होते हैं, उनमें दिमाग का ये हिस्सा छोटा होता है, जबकि एथलीट्स, योद्धाओं और मुश्किल हालात से गुजरे लोगों में ये बड़ा होता है। काफी बड़ा और मजबूत होता है। ये तो कमाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है? क्या हम सच में अपनी इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये हिस्सा बड़ा कैसे होता है। कैसे? ये सिर्फ तब बड़ा होता है जब कोई इंसान वो काम करता है जो वो असल में नहीं करना चाहता। अच्छा। जब कोई मन मारकर जिम जाता है, जब कोई ठंडे पानी से नहाता है,
तो ये हिस्सा शारीरिक रूप से बड़ा और मजबूत होता जाता है। तो यही विल पावर की मांसपेशी है। यही है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई संघर्ष नहीं कर रहा तो उसका दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग दुनिया बदलते हैं वे कोई सुपर हीरो नहीं है? नहीं। उनमें और बाकी लोगों में फर्क सिर्फ इस बात का है कि वे जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, दर्द सहने की क्षमता, पेन टॉलरेंस। वे ये देखने के लिए लड़ते हैं कि उनकी सीमाएं कहां तक हैं। ये सुनकर मुझे उस खालीपन की याद आ रही है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि वे बेहतर कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। हाँ, और फिर उस अंदरूनी दर्द को भुलाने के लिए वे घंटों रील स्क्रॉल करते हैं, जंक फूड खाते हैं। बिल्कुल, वे उस दर्द को शून्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी अपनी आत्मा उन्हें दे रही है, क्योंकि उनके मौजूदा स्वरूप और उनकी असली क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। और इसी क्षमता की हद को समझने के लिए डेविड गॉगिन्स की वो 100 मील यानी 160 किलोमीटर की रेस की कहानी बहुत जरूरी है। हाँ, ये कहानी तो अविश्वसनीय है। उन्होंने ये फैसला अचानक लिया था, बिना किसी खास ट्रेनिंग के। एक पागलपन भरा फैसला था। 24 घंटे का लक्ष्य था। शुरुआत जोश में हुई, नेवी सील की ट्रेनिंग काम आई और 12 घंटे के अंदर उन्होंने 70 मील यानी लगभग 112 किलोमीटर पूरे कर लिए थे, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लेकिन फिर शरीर ने जवाब दे दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके सफेद मोजे खून से लाल हो चुके थे। और स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर थी। जब वो वॉशरूम गए तो उन्होंने देखा कि वो पेशाब नहीं बल्कि खून निकाल रहे थे। उनकी किडनी फेल हो रही थी, फेफड़ों में पानी भर रहा था और पैरों की छोटी हड्डियां टूटने लगी थी। हर तर्क यही कह रहा था कि रुक जाओ वरना मर जाओगे। उनका मन चिल्ला रहा था, डेविड तुम बेवकूफ हो। सारे मोटिवेशनल कोट्स, सारी पॉजिटिव थिंकिंग सब फील हो गई थी। जब कोई सचमुच नर्क में होता है तो यू कैन डू इट जैसे नारे काम नहीं आते। यही वो खाई है जहां 99.9% लोग लौट आते हैं। हाँ, वो कुर्सी पर अगले कुछ घंटे तक कांपते और रोते हुए बैठे रहे। शरीर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन फिर उस अंधेरे में गॉगिन्स के अंदर से एक आवाज आई। क्या? कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा जानवर जैसा सच। उन्होंने खुद से कहा, Because I am one hard motherfucker। और उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, अचानक शरीर में एड्रेनलिन दौड़ गया। दर्द अभी भी था, हड्डियां अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन अब उसे सहने वाला इंसान ही बदल चुका था। वो अब डेविड गॉगिन्स नहीं था जो दर्द सह रहा था, वो गॉगिन्स था। एक ऐसी पहचान जो दर्द में ही पनपती है। बिल्कुल। उन्होंने डक्ट टेप से अपने टूटे हुए पैरों को बांधा, खड़े हुए और फिर से चलना शुरू किया और उन्होंने वो रेस पूरी की। ये सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं से तो 40% रूल की खोज हुई। 40% रूल? जब आपका दिमाग कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, जब वो कहता है अब और नहीं हो सकता, तब असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी भी आपके रिजर्व टैंक में होता है, जिसे केवल एक्सट्रीम दर्द और संघर्ष से ही खोला जा सकता है। हाँ, ये स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस के दर्शन जैसा है। बाधा ही रास्ता है। The obstacle is the way। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे द पेन पैराडॉक्स कहते हैं। दर्द का विरोधाभास? ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि आप जितना दर्द और असुविधा से भागेंगे, जीवन आपको उतना ही अधिक कष्ट देगा। इससे जीवन की अनचाही मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? लोग अक्सर मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं मोटिवेशन कचरा है। कचरा? हाँ, ये एक भावना है जो आती जाती रहती है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है जो जलकर खत्म हो जाता है। आपको इंजन बदलना होगा, अपनी पहचान बदलनी होगी। बिल्कुल। लोग इंतजार करते हैं कि कोई जादू होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? क्योंकि बातें सुनना एक बात है और उन्हें लागू करना बिल्कुल दूसरी। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर? जब डेविड गॉगिन्स का वजन 300 पाउंड था, वो हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं स्वस्थ हूँ, वो कहते थे तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये तो आजकल के पॉजिटिव एफर्मेशन के बिल्कुल उल्टा है। आजकल तो कहा जाता है कि खुद से अच्छी बातें करो। देखिए, खुद से प्यार करने का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद को औसत बनकर सड़ने न दे।
ये अकाउंटेबिलिटी मिरर इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपको अपनी बनाई हुई कहानियों से बाहर निकालकर असली सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ क्रूर ईमानदारी। इसके बाद क्या? इसके बाद 3 नियम है। पहला है द हेल यस और नो रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई लक्ष्य आपको अंदर से उत्साहित नहीं कर रहा, अगर उसे सोचकर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, तो उसे ना कह दें। और अगर कोई लक्ष्य आपको थोड़ा डरा रहा है, तो वो ही आपका असली लक्ष्य है। बिल्कुल सुरक्षित खेलना बंद करना होगा। दूसरा नियम है द 40% पुश। अच्छा, जब काम करते करते आपका मन कहे बस बहुत हो गया, तो याद रखें कि ये सिर्फ 40% है। उस पल में रुके नहीं, 5 मिनट और करें, 1 पन्ना और पढ़ें। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, पीड़ित मानसिकता को खत्म करें। किल द विक्टिम। मतलब मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, इन कहानियों को कचरे में डाल दें। हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है। समस्याएं आपकी हैं तो समाधान भी आपका ही है। ये सब सुनकर मुझे एक पुराने एक्सपेरिमेंट की याद आ रही है। हाँ, अभी तक हम एक इंसान की बात कर रहे थे जो जानबूझकर संघर्ष चुनता है, लेकिन क्या होता है जब एक पूरे समाज को बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए? आप यूनिवर्स 25 की बात कर रहे हैं? हाँ, 1960 के दशक में वैज्ञानिक जॉन कैल्हून ने चूहों पर यूनिवर्स 25 नाम का एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया, असीमित खाना, पानी, कोई खतरा नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। कोई भी सोचेगा कि वो चूहे बहुत खुश रहे होंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा और डरावना हुआ। क्या हुआ? कुछ ही पीढ़ियों में वो चूहे आलसी हो गए। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। समाज पूरी तरह से बिखर गया और अंत में उस स्वर्ग में वो सब मर गए। आराम ने उन्हें मार दिया। हाँ, आराम ने उन्हें मार दिया। और आज हम सब उसी यूनिवर्स 25 में जी रहे हैं। हमारा सोफा, हमारा नेटफ्लिक्स, फूड डिलीवरी एप्स, ये सब धीरे धीरे हमारे दिमाग की हत्या कर रही हैं। सही बात है। औसत बनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। संघर्ष जीवन देता है, आराम मौत। अंत में बस एक विचार। कहते हैं कि जब कोई अपने आखिरी बिस्तर पर होगा तो उसके सामने 2 लोग खड़े होंगे। कौन? एक वो जो वो बन गया और दूसरा वो जो वो बन सकता था। अगर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर हुआ तो वो असली नरक होगा, लेकिन अगर वे दोनों एक जैसे दिखे तो वो स्वर्ग होगा। हाँ, और चुनाव हर किसी को खुद करना है, हर दिन, हर पल।